मेरे प्यारे दोस्तों, आपका यूपीएससी बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की क्लास करेंगे। उसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें क्या करेंगे हम, आप हिस्ट्री की क्लास में आर्ट एंड कल्चर पर ध्यान देंगे। आर्ट एंड कल्चर ही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है हिस्ट्री में, उस पर ध्यान देंगे। उसके अपन क्या करेंगे, 2011 से लेकर 2024 तक के जितने भी पीवाईक्यू आर्ट एंड कल्चर से आए उनको करेंगे। और इसी क्लास को स्टार्टिंग करते हैं समय ना गवाते हुए। और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि ये रहेगी क्लास आपके दोस्तों के लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी बेनिफिट है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। हाँ, इसको ही रहने थे। पहला क्वेश्चन है अपना कि पहले क्या करते हैं, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अब राष्ट्रीय आंदोलन तो अपन बाद में करेंगे, पहले आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में आर्ट एंड कल्चर पर फोकस करना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर मतलब कला एवं संस्कृति। अब इसका पहला क्वेश्चन 2024 में क्या आया था, अब ये देखिए। दो हजार आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार भास की रचना है। तो भास की रचनाओं पे आपको ध्यान करना है। अब आपको क्वेश्चन को भास की रचनाओं के साथ ऑप्शन पे जाओ। अब ऑप्शन क्या है, काव्यालंकार है, नाटक शास्त्र है, और दूसरा है मध्यम वियोग है, और महाभाष्य। अब इन ऑप्शनों को देखना है आपको कि इन ऑप्शन में क्या करना है। इन ऑप्शन में आपका पहला फोकस क्या रहेगा कि आपको नॉलेज होना चाहिए कौन कौन से ऑप्शन किससे आ रहे हैं। तो आपको क्या जाना है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपने एलएस किया होगा, तो मैंने जो बताया है उसमें पीवाईक्यू को एनालिस करके कि उसमें क्वेश्चन क्या है कि रिपीट नहीं करता यूपीएससी। तो रिपीट नहीं करता, लेकिन क्या करता है कि उस थीम को जरूर रिपीट करता है। तो आपका एक थीम क्या होगा यहाँ से कि आपको रचना याद करनी है, तो रचनाओं को फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये हो गया माइंड में। अब इस क्वेश्चन को करते हैं टैग। तो अब काव्य अलंकार किससे संबंधित है, तो थोड़ा पेन को कम कर लेते हैं, थोड़ा पेन ज्यादा मोटी है। तो काव्य अलंकार किससे, बहामय से, बहामय, ये बहामय से संबंधित है। और नाटक शास्त्र किससे, तो भरत मुनि से संबंधित है। ठीक है, भरत मुनि, ये भरत मुनि से संबंधित है। अब मध्यम वियोग किससे संबंधित है, तो मध्यम वियोग भास से संबंधित है। अब मध्यम वियोग है क्या, तो मध्यम वियोग भीम और उनके पुत्र घटोत्कच। अब घटोत्कच उनके पुत्र थे, उनके द्वंद्व मतलब उनकी लड़ाई और उनके मिलन, उनके बारे में मध्यम युग। तो ये किससे संबंध हो गया, महाभारत से संबंधित हो गया, तो उससे संबंधित है। तो आपको क्या समझना कि मध्यम युग की आपको कहानी पता हो गई। अब उसके बाद किसकी रचना है, तो भास की रचना है। अब उसका महाभास किसकी रचना है, तो महाभास अपनी पतंजलि की रचना है, पतंजलि की रचना है। इससे क्या है कि आपको ऐसे आपको हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको ये लिस्ट बनाना है। और मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको, मैंने शायद 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी, उसमें मैंने आपको सारे साहित्य के बारे में बताया, जो दो पूरे जितने भी यूपीएससी में कितने भी लेखक हो, साहित्य जो इंपोर्टेंट बुक है, जैसे कालिदास की रचनाएं हैं, नाटक है उसमें, विक्रमोर्वशीयम, तो सारे बारे में बताया, खंडकाव्य, महाकाव्य। तो आपको उस क्लिप को देख लेना है। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है, उससे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो आप खुद देख लेना। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। अब इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको भी साथ साथ पीवाईक्यू करते जाना है। ये पूरे पीवाईक्यू है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है पिछले साल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले थोड़ा इसको कर लेते हैं क्लीन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। हम्म अब क्वेश्चन पे ध्यान कीजिए। अब क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है आर्ट एंड कल्चर का, तो संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु। अब यहाँ पर क्या है, भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी पर ध्यान करना है, 4वीं शताब्दी के अंत में चीन की यात्रा, किस पे फोकस करना है, चीन की यात्रा की। और निम्नलिखित में से किस भाष के लेखक थे। तो अब भाष के बारे में फिर से बताना है यहाँ पर कि किस पे बताना, भाष के लेखक कौन से थे, इन बुक में से किन पे भाष का योगदान आ रहा है। तो आपको इसका अब इस क्वेश्चन को देखिए, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए, फिर मैं आपको पूरा इसको क्लियर करते हैं। और क्या है कि आप जो कमेंट में आंसर दे रहे हैं उनको भी बताते जाइए। मैं आपका जो आंसर देखते जा रहा हूँ कि कौन कितने लोग सही दे रहे हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि ये यूट्यूब पर जानी है क्लास को, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन को क्या है, आपने पढ़ लिया। अब पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अब प्रज्ञा पारमिता सूत्र किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए ये महायान से संबंधित है। और महायान से संबंधित तो है, और यह एक संग्रह है, किसी एक पार्टिकुलर इंसान का नहीं है। यहाँ पर 30-40 लोगों ने इसे मिलकर बनाया है, तो इसको ए ऑप्शन कट गया।
ठीक है, इसको काट दिया। अब आ जाइए सेकंड ऑप्शन पे, विशुद्धि मग मग विशुद्धि मग क्या है, तो विशुद्धि मग को लिखा है लेकिन विशुद्धि मग बोल देंगे अपन यहाँ पर। तो ए क्या है, ए भी अपना किससे संबंधित है, तो आपको इसको पता होना चाहिए क्या ये थेरवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो थेरवाद से संबंधित है। थेरवाद, यहाँ पे थोड़ा, एक मिनट पूरा क्लीन कर लेते हैं। ए किससे संबंधित है, तो थेरवाद से संबंधित, ए भी संग्रह है। थेरवाद ये किस थेरवाद संप्रदाय से संबंधित है, और ये भी क्या है, एक संग्रह है। संग्रह मतलब होता है कि कुछ लोगों की कमेटी होती है, वो मिलके करते हैं काम, और एक लोग पर्सनली लोगों का नहीं होता है, तो उसमें सब लोग मिलके करते हैं, उसको संग्रह बोल रहा हूँ। तो क्या थेरवाद का संग्रह है, ये भी इसकी वजह से ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, पहला कट गया किस वजह से, कि ये महायान से संबंधित है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र, और ये क्या है, संग्रह है, क्या है, लोगों ने मिलकर बनाया है, इसे किसी एक पार्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाया। दूसरा भी सेम इसी तरह के थेरवाद से संबंधित है, ये भी संग्रह है। अब आ जाइए, इसको छोड़ के इस पे ध्यान देते हैं, ललित विस्तार। अब ललित विस्तार क्या है, ना तो यह संग्रह है ना किसी की रचना है, तो इसको ए भी ऑप्शन कट गया। अब आ जाइए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि सर्वास्तिवाद। तो सर्वास्तिवाद है जो विनय, तो इस संबंधित किससे, भाषा से संबंधित है, और इसमें क्या है कि इसमें रूल है, नियम है, तो इनसे संबंधित है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको इस बारे में जानकारी क्या है कि आपको हर एक चीज की नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही आपको इसको बारे में इस तरीके से करोगे क्वेश्चनों के पहले आपको जो निगेटिव क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। जो आपने 3 ऑप्शन काट दिए हैं, तो ऑटोमेटिक जो ऑप्शन बचा हुआ है तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसको क्लीन कर लेते हैं। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेके चलना है, क्योंकि आपका एक क्लास है, रिवीजन है, यूपीएससी के जो अभी 2026 में क्या जो पेपर होने वाला है मई में, उसके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो व्यक्ति आगे की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको उससे क्या बता रहे हैं कि आप पहला क्वेश्चन देखिए तो आपको किस पे ध्यान देना है, पहली थीम समझ गए होंगे कि आपको रचनाओं पे ध्यान देना है। दूसरा भी देख लो, आपको कहीं ना कहीं रचनाओं से संबंधित है, तो आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। आप बहुत ध्यान पढ़ोगे तो बुद्ध पे पढ़ोगे, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र क्या है, ललित विस्तार क्या है। तो ललित विस्तार ना तो रचना है ना किसी की संग्रह है, तो इसके बारे में विशुद्धि मगु क्या है, तो किससे संबंधित है, तो थेरवाद से संबंधित है। इस तरीके से आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूनेस्को, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसे। हाँ, अब देखिए, क्वेश्चन बोलता है यूनेस्को। अब यहाँ पर क्या है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि यूनेस्को के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कि यूनेस्को में कितने देश हैं, यूनेस्को में अपने भारत में कौन से नंबर पे आता है। तो आपको इसकी क्लास में थोड़ा इसको बताएंगे, और एक छोटी सी वीडियो पूरी यूनेस्को की बनाएंगे हम, इसमें आपको जो मेन जानकारी वो दे देते हैं। तो पहले क्या है, यूनेस्को पे जाइए। यूनेस्को क्या है, पहले यहीं से समझ लेते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो यूनेस्को क्या है, यूनेस्को में क्या है, भारत कितने स्थान पर है, तो 6वें स्थान पर आता है। क्यों 6वें स्थान में, क्या है, पूरे भारत में जितनी भी साइटें हैं वो 6वें नंबर पे आता है, इतनी साइटें भारत में है। तो कितनी साइटें उसके बारे में बताएंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से, यूनेस्को द्वारा। अब यूनेस्को का मतलब क्या है कि यूनियन राष्ट्र है, तो एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, इसका ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसी का मतलब, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसका तरीका। अब यहाँ से पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करना है। अब इसके बाद सबसे पहले इसको पढ़ लिया आपने, इसके बाद आना है यहाँ पर, क्योंकि ए इंपोर्टेंट रहेगा, फिर इसके बाद इस पर फोकस करना है। पहला फोकस यहाँ पर करना है क्वेश्चन के ऊपर, फिर सेकंड फोकस यहाँ पर करना है, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर करना है फोकस। तो पहले इस पे कर लेते हैं, उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों का वर्ष 2023 में शामिल किया गया। अब आपको क्या करना है कि अब किसके माइंड में कितना है, अब लिमिट सोचना है, यहाँ से पता पड़ जाता है कितना सोचना है आपको क्वेश्चन, तो कितने 2023 के बारे में। तो अपन को यहाँ क्वेश्चन पे सिर्फ 2023 के बारे में सोचना है कि 2023 में कौन कौन सी यूनेस्को में जोड़ी गई हैं। तो अब 2023 में कौन कौन सी जोड़ी गई हैं, तो आपको याद होगा कि शांति निकेतन जोड़ा गया है, जो पश्चिम बंगाल में है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, शांति निकेतन जोड़ा गया है। ठीक है, कितने नंबर का हो गया, ये शांति निकेतन हो गया। फिर हो गया, एक हो गया 2023 में क्या जोड़ गया, होयशाल के पवित्र मंदिर जोड़ गया, इसको भी 2023 में जोड़ा गया। इसको थोड़ा क्या लिख दिया मैंने, 2023 में जोड़ा गया। तो आपको इतना बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो इसके हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, पहला दो दो ऑप्शन सही हो गए, तो पहला केवल 1 कट गया, केवल 3 भी कट गया, केवल 4 भी कट गया, तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देखना है। अब रानी की नाव कहां पर है, तो रानी की बाव लिखा है, सॉरी, रानी की बाव क्या है, ये गुजरात में है, तो इसको भी जोड़ा गया है यूनेस्को में। अब इसके बाद आ जाइए, क्या है, तो तीसरा कौन सा, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर, तो ये कहां पर है, तो बोध गया का कहां है, बिहार में स्थित है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लिख लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं।
और हाँ, एक और चीज याद रखो, इसे 2014 में जोड़ा गया था, इसे 2000 कहाँ पर 2014 में जोड़ा गया था, और इसको क्या है 2002 में जोड़ा गया था, कहाँ पर आ गई इस परिसर को, जो मन बोध गया वाले 2002 में। तो इस हिसाब से आपको पूरा याद होना चाहिए, ये ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपने देख लिया होगा, लिख भी लिया होगा साथ में, क्योंकि आपको मैं जो टाइम दे रहा हूँ उसमें आपको लिखना भी है साथ साथ में। अब यहाँ से आपको क्या समझना कि अब कौन सी थीम आ गई, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन यूपीएससी रिपीट नहीं करता। यहाँ से आपको क्या समझना कि अब मुझे यूनेस्को के बारे में जानकारी होनी चाहिए पूरी। अब वर्तमान में कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो वर्तमान में 2 जोड़े गए हैं। वर्तमान में कौन कौन से 2 जोड़े गए हैं, एक असम का जोड़ा गया है, असम में जिसे बोलते हैं मोईदम, मोईदम, ठीक है, जिसे बोलते हैं 43वें नंबर का, ठीक है, और 44वें नंबर का है मराठा वाला, मराठा परिदृश्य। एक 2 और जोड़े गए हैं वर्तमान में, तो कौन से हो गए, टोटल कितने हो गए, 44 हो गए वर्तमान में, इसको आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। हाँ 30, हाँ यही वाला क्वेश्चन है। अब 2024 में ये क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेजेबल कल्चर हेरिटेज, अब इसको समझना है, अब इस पे फोकस करना है आपको। अब हाँ, एक और बता दे रहा हूँ, वो अलग है, ये अलग है, यूनेस्को में इसको उसमें नहीं जोड़ना है, विश्व धरोहर में, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, तो ये बिल्कुल अलग है। इसमें क्या है कि आपको क्या बताना कि नवीनतम समावेश किसका हुआ है। अब देखो, आपको इंटेजेबल में जाओगे तो नवीनतम पूछ रहा है, किस पे फोकस करना है, तो यहाँ तक सीमित सोच करना है। यदि अब वो पूछे कौन से, तो सभी है, दुर्गा पूजा भी आता है, कुंभ का मेला भी आता है इसमें, ठीक है, कुंभ का मेला इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद दुर्गा पूजा भी आती है इसमें, ठीक है, इसके बाद इसमें दुर्गा पूजा भी लिखा हुआ है। इसके बाद क्या आता है कि अभी नवीनतम कौन सा जोड़ा गया है, तो इसमें गरबा नृत्य जो वर्तमान में अभी जोड़ा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या भी है कि नवरोज भी आता है, ठीक है, तो ये इंटेजेबल में आते हैं, ठीक है। इंटेजेबल क्या है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें क्या होता है, यूनेस्को का क्या मतलब है, यूनेस्को क्यों बनी है, यूनेस्को इसलिए बनी है क्योंकि वो चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, और विश्व ने जितने भी पुराने धरोहर स्थल हैं तो वो अपनी अगली पीढ़ी जाने उनको, तो जो यूनिक होता है सबसे, उसकी क्या है कि आपको क्या है, भविष्य में क्या है कि जो अपनी पुरानी पीढ़ी उसकी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, तो उस पर वो क्या है कि अपना टैग दे देता है, जिससे क्या लोगों को एक तो जानकारी मिलती है कि कहाँ पर आपको घूमने जाना है, तो घूमने के लिए वहाँ पर क्या बन जाता है, बढ़ता जाता है, तो यात्री लोग आते हैं घूमने के लिए, बाहर से विदेशी लोग आते हैं, एक तो उससे फायदा मिलती है, लोगों को जानने में फायदा मिलती है, प्राचीन चीज़ों के बारे में ज्ञान होता है, संरक्षण मिलता है उसे, तो इसका यूनेस्को का इतना महत्व है। ये हर चीज़ में मिलता है आपको, कि जो सांस्कृतिक रूप में भी मिलता है, ऐतिहासिक रूप में भी मिलता है, धार्मिक रूप में भी दिया जाता है, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपका यूनेस्को के बारे में मैंने ऐसे देखो, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो ताजमहल है, तो उसके बारे में बताएंगे आपको कि तो टोटल कितने हैं, तो टोटल अपन को इतना बताएंगे कि सांस्कृतिक रूप से कितने हैं, सांस्कृतिक रूप से कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 34 के समथिंग है, और फिर प्राकृतिक रूप से कितने हैं, तो प्राकृतिक रूप से 7 हैं, ठीक है। और जो मिश्रित है क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ, मिश्रित यूनेस्को के विश्व धरोहर के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ठीक है, विश्व धरोहर के बारे में बता रहा हूँ, विश्व धरोहर, तो कितने हैं, एक मिश्रित है खाली, वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा आप समझ लेना, ठीक है। इसके बारे में आपको नॉलेज, एक इसकी सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा, थोड़ा मोबाइल साइलेंट कर लेता हूँ, इसकी सेपरेट वीडियो में आपको बना दूंगा साथ में, और क्या करेंगे आपके साथ, आपको हर एक छोटी छोटी वीडियो में क्लिप बना दूंगा स्पेशली आपको रिवीजन के लिए, एक क्लास रहेगी आपको पूरे पीवाईक्यू बता रहा हूँ मैं इसमें, 2011 से लेकर 2024 तक। अब नेक्स्ट क्लास क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक मिनट। अब आ जाइए इस एक नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का पे आ जाते हैं। 2023 में क्या आया था, धान कटक से संबंधित आया। अब धान कटक के बारे में आप 2 मिनट सोचिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में कीजिए, लाइव चैट चालू है, आपको इसके बारे में बताना है, फिर आपको इसको मैं फिर बता दूंगा, कि पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ी देर बाद, आप सोचो 2 मिनट। आवाज़ आ रही है ना, ठीक।
तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्या है, धान कटक कहाँ पर है। तो धान कटक आपको पता होना चाहिए अमरावती से अमरावती के पास में है। कहाँ पर है? अमरावती। तो अमरावती के पास में, और किससे संबंधित है? तो शाक्य मुनि से संबंधित है, शाक्य मुनि। ठीक है, शाक्य मुनि से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है कि समला के राजा को इन्होंने क्या है, किसके बारे में नॉलेज दी थी? कालचक्र, कालचक्र के बारे में ज्ञान दिया था। कालचक्र, ठीक है, कालचक्र के बारे में ज्ञान दिया था। तो किससे संबंधित हो गया है? तो धान कटक एक शाक्य मुनि है, बुद्ध से संबंधित, बुद्ध है ना, ठीक है। शाक्य मुनि बुद्ध से संबंधित है, और कहाँ पर है? एक समला के राजा, उन्हें काल चक्र का ज्ञान दिया था उन्होंने। एक क्वेश्चन का क्या, और कहाँ पर है? अमरावती। अमरावती कहाँ पर है? तो आपको याद होना चाहिए आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपको मगध के बारे में याद होना चाहिए, मगध कहाँ पर है? तो आपको, आपने देखा होगा कि आप जितने भी 16 महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद में आ गया, कलिंग भी आ गया वहाँ पे। कलिंग किससे संबंधित? तो अशोक से संबंधित है। मगध किससे संबंधित? तो मगध में कितने कौन कौन से राजा थे, और ये मगध आपकी क्या अपना भौगोलिक है। तो आपको इसके सारे पॉइंटों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है, यूपीएससी कहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बिल्कुल जायज से नहीं करता है। तो कहाँ से रिपीट करेगा? तो ये ऑप्शन को उठाता है कि आपने मगध से क्वेश्चन उठा लिया, उसने गांधार से क्वेश्चन उठा लिया, कलिंग से उठा लिया। जैसे आपको अभी एक बुद्ध का क्वेश्चन आया है कि कहाँ पर नहीं गए हैं, तो इस तरीके आगे क्वेश्चन आप वो भी देखेंगे। ये हो गया अपना। अब चलते हैं 2023 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये 2023 में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्या है आप देख लीजिए, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। आप पढ़िए, आप क्या लिखा है इसमें। पढ़ो 2 मिनट के लिए। पढ़ लिया? तो अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है मैंने पहले बोल दिया। पहले किस पे फोकस करना है? इस पे फोकस करना है। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें कि फिर इसके बाद सेकंड पे प्रायोरिटी किस पे जानी है यहाँ पर, कि उपयुक्त में से कितने कथन सही है। सही पूछ रहा है, तो आपको सही के बारे में पूछना है। तो आपको यहाँ पे निगेटिव नहीं लिखा होता तो किसके बाद आंसर क्या होता, तो इसके बारे में यहाँ पर फोकस करना है। तो इन चीज़ों पे आपको फोकस रहेगा थोड़ी, ठीक है। तो आपको इस पे किस पे फोकस करना है। इसकी पेन चेंज कर लेते हैं, येलो कलर बहुत हो गया। तो आप अब नेक्स्ट इस पे ध्यान देना, पहला फोकस इस पे, सेकंड इस पे, थर्ड इस पे। फिर आ जाइए, इसमें क्या बोला कि स्तूप की संकल्पना मूलतः किस पे? बौद्ध संकल्पना है। तो स्तूप की संकल्पना मूलतः तो बौद्ध की संकल्पना नहीं है। तो किसमें इसका उल्लेख मिलता है स्तूप का सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख किसमें मिलता है? तो यहाँ पर समझिए ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद, ठीक है। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद। और किसमें मिलता है? बाजसनेयी में मिलता है, बाजसनेयी। और किसमें मिलता है? तैतरीय में मिलता है, तैतरीय, ठीक है। तो इन चीजों में मिलता है कि किसका मिलता है? स्तूप की संरचना का जो क्या बोलते हैं संकल्पना, उसके बारे में, पूरा स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतनी चीजों में मिलती है। तो मूलतः ये क्या है? बौद्ध से संबंधित तो नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे पहले आया, फिर ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, फिर बाजसनेयी, फिर तैतरीय। तो इनमें इनकी संकल्पना भी है, पंचविश में भी इसकी संकल्पना है। तो आपको क्या समझना है? तो इस ऑप्शन क्या होगा? गलत। पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन गलत होते हुए पहले एक ऑप्शन कौन कौन से कट गए? केवल 3 कट गया, फिर कोई नहीं भी कट गया, केवल एक भी, एक केवल क्या, हाँ अभी इतने कट गए, 2 ऑप्शन कट गए। अब 50-50 पे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ से सेकंड ऑप्शन सोचो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, साथ में आप लिखते जाना। अब जो पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, तो अब सेकंड, ठीक है। अब दूसरा सोचो, दूसरा में क्या लिखा? स्तूप आम तौर पर अवशेषों के निपेक्षागार होता है। अब अवशेष रखे जाते थे क्या उसमें? तो बिल्कुल सही बात है। वो क्या है? स्तूप में क्या है कि महाबुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। तो अवशेष के बारे में बिल्कुल सही है। तो इस ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन पहला पहला सही होगा। तो इसमें एक, फिर दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या बोलते हैं? तीसरा ऑप्शन है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसका ऑप्शन भी ये राइट बात है। तो इसमें भी ये बौद्ध परंपरा से संबंधित है, और क्या है कि एक संकल्प अर्पित स्मारक की संरचना होती है। तो ऑप्शन पहले और दूसरे सही हो गए इस हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना?
हाँ, यहाँ पर हो गए पूरे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पीडीएफ पे जाते हैं, आपको बड़ा कर देते हैं, आपको दिखाई देना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, आप 2 मिनट के लिए पढ़िए, फिर मैं आपको पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपके बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कितने युग्म सही सम्मिलित हैं, सही के बारे में बताना है, ना कि गलत के बारे में बताना है। अब पहला क्या है? बेसनगर, फिर है भांजा, फिर है सित्तन, चित्तन वासल, फिर है उसमें किससे संबंधित है, तो उसके लिए कौन कौन किससे संबंधित है? शैव धर्म से संबंधित है कि बौद्ध से संबंधित है कि जैन से संबंधित है? कौन सी गुफाओं से संबंधित है मंदिर? तो इसके बारे में आपको विचार करना है। 2 मिनट आपको टाइम देते हैं और आप कमेंट में आंसर इसका कीजिए। और जो ऑफलाइन है तो उनको भी कमेंट में ही करना है आंसर, क्योंकि ये नहीं सोचना है कि आप ऑफलाइन हो तो आप कमेंट नहीं कर सकते, आपको भी कमेंट करना है। सोचिए। सोच लिया? अब आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसे बेसनगर पे जाते हैं। बेसनगर किससे संबंधित है? तो पहले बेसनगर पर जानकारी लेते हैं, ये कहाँ पर है। तो पहले क्या है, बेसनगर में आपने होगा एमपी में आए, तो एमपी में क्या है, विदिशा में जाइए आप। विदिशा में क्या है, हेलियोडोरस है, हेलियोडोरस, जहां पर क्या है, एक गरुड़ स्तंभ है, एक गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ। अब यहां से आपको गरुड़ स्तंभ जैसे मैंने बोला, तो एक किसका वाहन है? वैसे आपको पता होना चाहिए, विष्णु जी का। विष्णु किससे संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? सैफ गुफा तो हो नहीं सकती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहां से किससे संबंधित है? तो वैष्णव से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अब पहला ऑप्शन गलत होती है, इसके ऑप्शन कौन कौन से कट गए देखो। पहला ऑप्शन गलत हुआ तो केवल 3 कट गया, कोई नहीं कट गया। अब 50-50 पे आ गए फिर अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको समझते हैं, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं, मिट गया आपको यहाँ पर। ठीक है, अब इसको इसके बाद क्या है, भांजा। अब भांजा पे जाइए। भांजा किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा, हाँ ये बिल्कुल सही है, बौद्ध मंदिर से संबंधित है। चित्तन वासल किससे संबंधित है? तो ये जैन गुफाओं से संबंधित है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। आपको इतना समझना है। ठीक, ऐसे ही आपको क्वेश्चन को क्रैक करना है। आपने पहला ऑप्शन काट दिया तो 2 ऑप्शन का 50 पे आ गया। अब दो आपको इसके बारे में याद पता होना चाहिए कि भांजा किससे संबंधित है? तो बौद्ध गुफाओं से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है, इसमें 22 गुफाएं हैं। उसके बाद चित्तल वासल तो संबंधित जैन गुफाओं से संबंधित है, तो आपका ये आंसर हो गया बी। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको क्या जाना है, कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो आपको व्हाट्सएप लिंक पे जाना है। व्हाट्सएप लिंक पे आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए, तो वहां पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। हाँ, ये हो गया था, 1 मिनट को ना। हाँ, इस पे आ जाइए, संगम के बारे में। 2 मिनट के लिए आप पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, फिर आपको सोचना है। प्राचीन दक्षिण भारत में, प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य, इस पर अंडरलाइन कीजिए। संगम साहित्य के बारे में बताना है। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही पर याद करना है। अब इस पर फोकस करना है, क्या क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा है ऑप्शन कि संगम कविताओं में भौतिक सांस्कृतिक का कोई संदर्भ नहीं है, है कि इसमें। दूसरा लिखा है वर्ण सामाजिक वर्गीकरण का संगम कवियों को ज्ञात था। फिर तीसरा ऑप्शन है कि संगम कवियों में शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। फिर चौथा है इसमें कि संगम साहित्य का जादुई ताकतों का असंगत बताया गया है। तो ये 4 ऑप्शन है। आप 2 मिनट में सोचिए, सॉरी मैं 10 आपको समय थोड़ा कम देता हूँ, अब थोड़ा समय देता हूँ, उसमें सोचने के बाद आपको बताना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। वो तो जल्दी। सोच लिया, तो अब आंसर को करते हैं डिटेल से। अब आपको पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको कहां पर जाना है, संगम साहित्य की नॉलेज होनी चाहिए। अब संगम साहित्य है, 1 मिनट रुकना, बस थोड़ा पानी पी लेते हैं। अब इसमें याद रखो,
अब संगम साहित्य के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा। आ जाइए, संगम साहित्य में कितनी है? 238, 238 कविताएं हैं। और लेखक कितने हैं इसमें? 473 कवि लोग हैं। कवियों द्वारा इसका संग्रह किया गया। ठीक है, थोड़ा ये ज्यादा ही मोटा कर दिया मैंने। ये क्या है कि 473 कवियों द्वारा इसका संग्रह हुआ। कितनी कविताएं हैं इसमें? इसमें 238 कविताएं हैं टोटल। अब इस संगम साहित्य की कविताएं किसके बारे में है? तो आपको पहले ऑप्शन से क्लियर करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि संग्रह कविताएं भौतिक सांस्कृतिक का कोई संदर्भ नहीं है। तो भौतिक सांस्कृतिक का संदर्भ है। इसमें क्या है कि व्यापार के बारे में भी बताया गया है। व्यापार कहाँ तक होता था? मध्य एशिया, मध्य, ये थोड़ा जान दी, मध्य एशिया, चीन है, और पूरा अपना यहाँ तक मध्य एशिया, रोमन साम्राज्य, रोमनों के बारे में पता है। तो यहाँ तक के जितने भी व्यापार हुआ था उसके बारे में इसकी यहाँ तक नॉलेज है। व्यापार से संबंधित है, उसकी भौतिक संरचना के बारे में पता हुआ है, लिखा हुआ है उसके बारे में। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। अब सेकंड ऑप्शन लिखा है कि वर्ण सामाजिक वर्गीकरण के संगम साहित्य को ज्ञात था। तो हाँ, बिल्कुल ज्ञात था, क्योंकि समाज का वर्गीकरण के बारे में बिल्कुल है कि उसके बारे में लिखा हुआ है, सीधे इस कविताओं में लिखा हुआ है कि उसमें धोबी, बढ़ई, कुमार सबके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्या लिखा है कि संगम कविताओं में सौर का कोई संदर्भ नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहली तीन तीन पहले के तीन जो संग्रह थे उसमें क्या है कि वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अकम। जो पहले तीन है वो किससे संबंधित है? उस अकम है। जो अकम मतलब प्रेम से संबंधित है पहले तीन। ठीक है, किससे संबंधित है? तो प्रेम से संबंधित है, उसे बोलते हैं अकम। और जो दो हैं उसे बोलते हैं पुरम। जो किससे संबंधित है? तो वीरताओं से संबंधित है। वीरता, शौर्य, राजाओं की प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक, इस चीजों से संबंधित है। तो ये ऑप्शन कट गया। उसके बाद आ जाइए, संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया है। तो बिल्कुल नहीं बताया गया है। जादुई ताकतों के बारे में बताया गया है, उसमें इस शब्द के लिए अनकु का प्रयोग करते हैं वो लोग। अनकु, इसके बारे में क्या प्रयोग करते हैं? अनकु के शब्द का यूज करते हैं। तो इसके हिसाब से ए भी सही है, ए भी गलत हो गया। तो असंगत नहीं, संगत बताया गया। तो ये पहले ए ऑप्शन कट गया, ए भी कट गया, ए भी, सॉरी, ए भी कट गया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। तो इसके बारे में ये सही है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले एक और क्वेश्चन रह गया शायद, नहीं, चलो इसको करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी अनुवाद किया गया है? तो किसके द्वारा? पानीपत का किसके शासनकाल में? आपको ये याद होना चाहिए कि निजामुद्दीन किसके शासनकाल में थे। तो आप पता होगा कि अकबर के शासनकाल में तो थे। तो इसका आंसर वैसे क्या हो जाना चाहिए? अकबर। तो ना हुमायूं के शासनकाल में थे, ना औरंगजेब के शासनकाल में थे, ना शाहजहां के शासनकाल में थे। तो आपको इसके बाद योग वशिष्ठ के क्या है कि इन्होंने क्या है कि अकबर के शासनकाल में, अकबर एक ऐसा राजा था जिसमें हिंदुओं का और मुस्लिम, इन दोनों का क्या है, साथ में रहे लोग। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम दोनों साथ रहे हैं। तो अकबर एक अच्छा राजा था, इसके बारे में पढ़ना पड़ता है अपन को, स्पेशली एक महाराजा बोलते हैं इसे। तो क्या है कि उसकी शासनकाल में क्या फारसी में अनुवाद कराया गया था? किसको? एक वशिष्ठ को। किसके? अकबर के शासनकाल में। इसमें दो लोगों का सपोर्ट था, मैं आपको बताना है, कमेंट में करना है, और मैं भी बता रहा हूँ। आप बस, मैं 1 मिनट हो जाओ, मैं बताता हूँ, 1 मिनट को बस। हाँ, इसमें दो लोग थे, कौन से थे? जगन्नाथ मिश्र थे एक, जगन्नाथ, मैं भूल रहा था, जगन्नाथ मिश्र, जो वाराणसी से संबंधित हैं। और एक थे पठान जी, पठान मिश्र, मिश्र बोलते हैं ना, पठान भी बोलते हैं। देखो एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि इस थोड़ा वो इसको कंफर्म करने क्या था। हाँ, पठान मिश्रा जाजीपुरी, हाँ, पठान मिश्रा जाजीपुरी थे, जाजीपुरी। ठीक है, तो ये तीन लोग थे। एक कौन कौन थे? एक निजामुद्दीन हो गए, एक, दो और तीन। इन तीनों ने मिलकर किसका क्या अनुवाद किया था? योग वशिष्ठ का।
एक वशिष्ठ को किसमें अनुवाद किया था? फारसी में। तो किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि 2 नाम पूछे जाएं तो कौन कौन से इंपोर्टेंट नाम है? जगन्नाथ मिश्र वाराणसी से संबंधित और पठान मिश्रा जाजीपुरी, ये 2-3 लोगों ने मिलकर इसको अनुवाद किया था, ठीक है, एक वशिष्ठ को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका रहेगा। अब यहाँ से अब क्लास क्या है कि नेक्स्ट क्लास करेंगे। यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ से आगे वाली क्लास दूसरे नेक्स्ट कल करेंगे। धन्यवाद। ऐसी क्लास को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को थोड़ा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कोई भी ये आपकी क्वेरी हो तो आपको उसको जानने के लिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगा।